हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्य के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ट्राइब्यूनल्स पर। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि एक ट्राइब्यूनल होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में, जिसे इन शॉर्ट कैट भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किसके बारे में डील करता है, इसके ड्यूटीज़ क्या है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। ऑरिजिन, तो आइए देखते हैं कि इसका ऑरिजिन क्या है। देखिए, मैं फिर से आपको ब्रीफ अप करूं कि एक ट्राइब्यूनल जो है वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होता है। ये जुडिशरी से अलग होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक एक्ट से जो है बनाया जाता है, लेकिन इसके रूलिंग्स जो है वो एक स्पेसिफिक सिविल कोर्ट के जो रूलिंग्स के जो पावर होते हैं वो उतना पावर रखता है। यानी कि एक सिविल कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे तो वो कितना पावरफुल होता है, उतना ही पावरफुल एक ट्राइब्यूनल का जजमेंट होता है। तो दरअसल एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ताकि जुडिशरी पर कम प्रभाव पड़ सके या जुडिशरी पर जो है वो कम दबाव पड़ सके, इसलिए ट्राइब्यूनल्स को जो है वो बनाया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बात करेंगे। इसका ओरिजिन क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट इन 1985। जैसे कि मैंने कहा कि ट्राइब्यूनल्स जो है एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट से जो है अपने पावर्स लेते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 से अपने पावर को लेते हैं। इट ओस इट ऑरिजिन टू आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था, तो वहाँ पर ही प्रावधान दिया गया था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जैसा जो है वो एक संगठित किया जाए, बनाया जाए। तो वहाँ पर आर्टिकल 233A जो है एक प्रावधान दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यही से जो है ओरिजिन लेता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट। It adjudicates disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of person appointed to the public service and post in connection with the affairs of union and the states. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जितने भी एम्प्लॉयज़ हों, उनके रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, उनके कंडीशन से रिलेटेड, जो कोई भी कंडीशंस होते हैं उनके सर्विसेज के, तो इन सभी इश्यूज से डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हो या फिर स्टेट एम्प्लॉयज़ हो, जो सरकार का हिस्सा है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट्स जिन्हें कहा जाता है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ही देखता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 प्रोवाइडेड फॉर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज़, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अगर 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की अगर डिसीजन लिया हो तो पार्लियामेंट वहाँ पर भी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का संगठित कर सकती है। तो यहाँ पर अच्छे तौर पर जो है वो डिसीजन लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल में ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज जो होते हैं, जितने भी सर्विसेज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन सभी से कैट डील करता है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और 2 या ज़्यादा स्टेट्स को मिलाकर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बनाया जा सकता है। देखिए, ये बनाने वाले सभी जो है वो पार्लियामेंट होते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट का ही एक्ट है। What is the Central Administrative Tribunal? The CAT was set up on 1 November 1985। तो इसका डेट ऑफ ओरिजिन है 1985। दरअसल राजीव गांधी जी की सरकार थी वहाँ पर, तो उनके कार्यकाल में ही इन्हें एस्टैब्लिश किया गया था। इट हैज़ jurisdiction to deal with service matters pertaining to central government employees or of any union territory or local or other governments under the control of Government of India or of a corporation owned or controlled by central government। यूनियन ऑफ इंडिया या फिर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, जहाँ कहीं भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कोई भी कॉरपोरेशन हो, मान लेते हैं कि LIC होगा या फिर ONGC होगा, या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ हो वहाँ पर भी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोई भी ऑफिस हो गए, ESIC या फिर अलग अलग जितने भी ऑफिस, जहाँ पर भी सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट है, तो उन सभी एम्प्लॉय से, उन सभी पर्सन से डील करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो उनके जुरिस्डिक्शन जो है पूरे सेंट्रल लेवल एम्प्लॉयज़ तक जो है वो पहुंचते हैं। It has 17 regular benches, 15 of which operate at the principal seat of high courts and the remaining 2 at Jaipur and Lucknow। तो 15 अलग अलग हाई कोर्ट्स में सेपरेट बेंचेस बैठते हैं, जो कि प्रिंसिपल सीट्स होते हैं हाई कोर्ट के। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की तरह वहाँ पर बेंचेस जो है वो रख दिए जाते हैं। 2 एडिशनल बेंचेस हैं जयपुर और लखनऊ में, तो इन टोटल 17 जो है वो रेगुलर बेंचेस हैं, यानी कि रेगुलर तौर पर यहाँ पर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते हैं, कंप्लेंट्स लिए जाते हैं सेंट्रल एम्प्लॉयज़ से। द ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स। देखिए, कोई भी स्पेसिफिक मेंबरशिप नहीं दी गई कि इतने ही मेंबर्स होंगे या फिर उतने, जितनी भी ज़रूरत पड़े। अगर स्टेट बड़ा है तो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं, स्टेट छोटा है तो कम मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बहुत ही ज़रूरी है। द मेंबर्स आर ड्रॉन बोथ फ्रॉम जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स।
so as to give the tribunal the benefit of expertise of both in legal and administrative spheres। हमने ऑलरेडी बात किया कि ये नेचुरल जस्टिस के फिनोमेना पर या फिर बेसिस पर काम करते हैं। एविडेंस एक्ट या फिर सीआरपीसी आईपीसी जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर अप्लाई नहीं किए जा सकते। नेचुरल जस्टिस यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है, तभी जो है डिस्प्यूट को जो है वो अर्ली रेजोल्यूशन दिया जा सकता है। इसीलिए बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ही पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर से रिलेटेड एक्सपर्ट जो है यहाँ के मेंबर होते हैं। द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल शैल लाई बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। अगर आप असहमत हैं, मान लेते हैं कि किसी सेंट्रल एम्प्लॉय ने कंप्लेंट दिया हुआ है उसकी सर्विस कंडीशंस को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और वहाँ पर कोई एडवर्स एक डिसीजन आता है, जजमेंट आता है, तो इस एडवर्स जजमेंट को लेकर वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के कंसर्न्ड डिवीजन बेंच पर, यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट्स होते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी अगर आपको अपील पसंद नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे आप नहीं जा सकते, यानी कि जो कोई भी डिवीजन बेंच होता है हाई कोर्ट का, उससे नीचे जो है आप अपनी अपील दाखिल नहीं कर सकते। तभी जो हम कहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं उन्हें एक सिविल कोर्ट का दर्जा दिया जाता है। जो भी डिक्री, जो भी ऑर्डर या फिर जो भी जजमेंट ट्राइब्यूनल्स देते हैं, दे एक्चुअली होल्ड द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट जजमेंट। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।